अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम में शिद्दत आ गई है और मुल्क बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। इत्तेहादी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी वफाकी हुकूमत से किसी भी सूरत अगस्त से पहले दस्तबरदार नहीं होगी और इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। मगर 2 दिन बाद इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देने जा रहे हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने जा रही है। मगर हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियाँ तहलील करेगी तो हम दोनों सूबों में इंतखाबात करा देंगे, लेकिन कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। कौमी असम्बली अक्टूबर तक ऐसे ही चलती रहेगी। जबकि आज तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है कि वो अगले हफ्ते कौमी असम्बली में आकर अपने इस्तीफ़ों की दोबारा से तस्दीक करा सकते हैं। आज शाम महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस खत की तफसीलात से आगाह किया। साथ ही फवाद चौधरी ने इशारा दिया कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख 17 दिसंबर भी हो सकती है और 23 दिसंबर भी हो सकती है। हम तो अपना फैसला कर चुके हैं। एक मरतबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफ़ों का अयादा कर सकें, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। असम्बलियाँ तो तहलील होनी है। 17 तारीख को इमरान खान ने ऐलान करना है। अब कल मैं देख रहा था 23 तारीख चल रही थी, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ को लिखे गए खत के मुताबिक हम एक बार फिर आपसे कहते हैं कि बिना किसी तातुल के हमारे बकिया इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए। हमारे इस्तीफ़ों से मुताल्लिक पब्लिक पोजीशन वाज़ेह है, मगर हम आपसे अगले हफ्ते कोई भी वक्त तय करने के लिए तैयार हैं कि जब हम कौमी असम्बली में आएँ और अपने दिए गए इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक करें। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं करेंगे। यानी आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो कौमी असम्बली से अपने दिए गए इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक करने के लिए तैयार है। एक एक रुकन को भी बुलाया जाए तो वो आकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर सकता है। मगर गुज़िश्ता हफ्ते स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुताल्लिक कहा था कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े तो दिए, लेकिन वो आज भी रुकने कौमी असम्बली होने की मरात इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेटली मुझसे कहते हैं कि उस वक्त दबाव में इस्तीफ़ा दिया था। जितने इस्तीफे आए हैं अभी तक वो लॉजेस में मुकीम है, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर वो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का तनाज़ा अपनी जगह। तहरीक इंसाफ का दावा है कि काफ लीग पंजाब की असम्बली तहलील करने के मामले पर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज सदर आरिफ अलवी की काफ लीग रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है, जिसमें मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक थे। और परवेज़ इलाही का यह बयान सामने आया है कि आज रियासत बचाने का सवाल सबसे पहले है, हम इमरान खान के साथ हैं, पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है। जबकि सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने की ज़रूरत है, मामलात को खुश असलूबी से हल करने के लिए कोशां हैं। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। यानी इमरान खान की जमात काफ लीग से मुसलसल मुलाकातें कर रही है। कल इमरान खान की मोनिस इलाही से मुलाकात हुई और आज सदर आरिफ अलवी की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद मोनिस इलाही एक बार फिर ज़मान पार्क में इमरान खान से मिलने गए और उनकी इमरान खान से 24 घंटों में ये दूसरी मुलाकात थी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। कल सदर आरिफ अलवी की नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई थी, मगर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में इस मुलाकात को बेमायने करार दे दिया था और सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में वहाँ इंतखाबात लड़ने का दावा दोहरा दिया था। हुकूमत का यह एतमाद अपनी जगह, मगर जो मुआशी हालात हैं वो उनके हक़ में नहीं है और इन बुरे मुआशी हालात के साथ वो कैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतखाबात का रिस्क लेंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि मुआशी हालात की वजह से अवाम के साथ साथ इंडस्ट्री भी परेशान है। मार्केट में डॉलर 250 का मिल रहा है, बरामदात गिर रही हैं, तरसीलात ज़र गिर रही हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शरह सूद बढ़ रही है, IMF से मामला तय नहीं पा रहे हैं।
अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया है। मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि IMF ने जो 800 अरब रुपए इजाफी टैक्स का मुतालबा किया है वो कैसे पूरा होगा। यानी कहीं से भी अच्छे मुआशी इशारे नजर नहीं आ रहे हैं। आज अक्टूबर के महीने के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की शरह गुज़िश्ता बरस के अक्टूबर के मुकाबले में मनफी 7.7% रही और इसी माली साल के 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की शरह मनफी 2.9% रही है। और इस सियासी और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल के असरात आज स्टॉक मार्केट में भी नजर आए और 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स गिर गया, क्योंकि मार्केट में इमरान खान की तरफ से असेंबलियां तहलील करने का मुमकिन ऐलान और IMF से मुज़ाकरात में तात्तुल मुसलसल गैर यकीनी बढ़ा रहा है। और आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी मुतालबा किया है कि IMF मुआहदे पर अमल दरामद को गैर सियासी रखा जाए और तमाम जमातें मुश्किल फैसलों को सपोर्ट करें, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा भी शामिल है। मुल्क पर चढ़े कर्जों को रोल ओवर करना नाकाफी होगा, इसलिए कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। अफगानिस्तान की तरफ ज़र मुबादला की लीकेज को रोका जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, जिसमें दिफा पर अखराजात भी शामिल हैं। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाया जाए। सूबों को इजाफी बजट सरप्लस देने पर राजी किया जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़रूरी अशिया की दरामदाद के लिए बचाया जाए। तवानाई की बचत की जाए और इसके लिए वर्क फ्रॉम होम, मार्केट्स और शादी हॉल्स को जल्दी बंद करने और गैस की कीमतों को रिव्यू किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.7 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में असल में 25 रुपए का फर्क है, जिससे बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हो रही हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से किया जाए तो नवंबर के महीने में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14% कमी देखी गई है, मगर बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 2.6% का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 20% कमी देखी गई। बरतानिया और अमरीका से आने वाली तरसीलात ज़र में भी 5% और 6% की कमी देखी गई, मगर बांग्लादेश की मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र में 47% का इजाफा देखा गया। अमरीका से आने वाली तरसीलात ज़र में 12% और बरतानिया से आने वाली तरसीलात ज़र में 2% का इजाफा देखा गया। ताहम बांग्लादेश की सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र में 19% की कमी देखी गई। इस वक्त बांग्लादेश में भी डॉलर के ऑफिशियल रेट के मुकाबले में अनऑफिशियल रेट ज़्यादा होने की वजह से तरसीलात ज़र पर दबाव है और बांग्लादेश की तरसीलात ज़र जो 2020-21 में 2.5 अरब डॉलर्स माहाना को क्रॉस कर गई थी, अब महज 1.5 अरब डॉलर्स माहाना पर आ गई हैं। और अगर पाकिस्तान से इस साल 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर नौकरी करने गए हैं तो बांग्लादेश में 8 लाख से ज़ायद लोग बैरून मुल्क नौकरी करने गए हैं। इसलिए वहाँ भी तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफे की तवक्को थी और ये इजाफा ना होने की वजह वहाँ भी हुंडी और हवाला ही बताई जाती है, मगर वहाँ ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में फ़र्क चंद टकों का है और पाकिस्तान में 25 रुपए का फ़र्क है। माहिर मईशत उज़ैर यूनुस के मुताबिक अगर नवंबर के महीने में 2.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से आई हैं तो 250 रुपए का हुंडी हवाले का रेट भी लगाएं तो भी ऑफिशियल चैनल से पैसे भेजने वालों को तकरीबन 52.5 अरब रुपए कम मिले, जबकि हुंडी हवाले से पैसे भेजने वालों को ज़्यादा पैसे मिले। इसके अलावा नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद 18% गिरकर 2.37 अरब डॉलर्स रह गई, मगर बांग्लादेश ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा बरामदाद नवंबर के महीने में की है और सिर्फ एक महीने की बरामदाद 5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जो गुज़िश्ता बरस से 26% ज़्यादा है। तो ज़रा सोचिए, एक ही महीने में पाकिस्तान की बरामदाद पिछले साल से 18% कम यानी 2.37 अरब डॉलर्स और बांग्लादेश की बरामदाद 26% ज़्यादा यानी 5 अरब डॉलर से भी ऊपर। इसलिए सवाल उठ रहा है कि डॉलर का मसनूई रेट और IMF से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ना मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए IMF की सख्त शराइत पूरी करते हुए अवाम के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना सियासी तौर पर बेहतर है या इलेक्शन कराना बेहतर है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब, जिन्हें हमें ज्वाइन करना था। हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद हों। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हसन इकबाल साहब, ऐसा लगता है हुकूमत बीच में है और दोनों तरफ खाई है। अगर इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी होते हैं तो इलेक्शन का माहौल बनेगा, अगर आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो दूसरी तरफ है कि IMF के प्रोग्राम के तहत आपको मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे, करेंगे तो गैर मकबूल होंगे, अक्टूबर तक और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे। तो क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब की सियासत का मकसद क्या है। मुझे तो ये लगता है कि उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कराएं, पाकिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक नेगेटिव इमेज दें। जब शहबाज शरीफ साहब चीन का दौरा कर रहे थे और एक अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद CPEC की JCC मीटिंग
का इनेकाद हो रहा था, तो उस मौके पे इमरान खान साहब ने धरने का इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया और बैनुल अक़वामी सतह पे ख़ास तौर पे चीन को ये पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अब आपको मालूम है कि 9 जनवरी को सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की मेज़बानी में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी की मदद से हो रही है, जिसमें जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे वो पाकिस्तान की सैलाब के हवाले से मदद करने के लिए लाएअमल तय करेंगे। तो जब से इसका ऐलान हुआ है तो इमरान खान साहब ने फिर मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए इस्तीफ़ों का पता फेंक दिया और वो बैनुल अक़वामी बरादरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी है और आप पाकिस्तान के साथ मामलात ना करें। मैं समझता हूँ कि देखिए, रियासत जो है वो हमारी सबकी सियासत से और हमारी सबकी ज़ाती मफाद से बड़ी है। मगर ऐसे इस समय मसला है कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो आपके कहने से तो रुकेंगे नहीं, मगर सवाल ये है कि वो जो कर रहे हैं उसके जवाब में आपके पास ऑप्शंस हैं क्या? वो असेंबलियां तहलील कर देंगे, एक सियासी दम इस्तेहकाम होगा। अगर आप पूरे करना चाहते हैं टाइम, तो IMF का प्रोग्राम आपको कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो मुल्क वैसे भी डिफॉल्ट कर जाएगा, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश है। तो आप लोगों ने फिर करना क्या एग्जैक्टली? शाहज़ेब नहीं, हमारे पास बड़ा क्लियर विजन है। हम पहले दिन से जब इस हुकूमत में आए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे और इस टर्म के अंदर पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे, चूंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान को वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके वजीर शेख रशीद साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम हुकूमत से निकल आए, वरना लोगों ने हमें पत्थर मारने थे। उनको मालूम है, इमरान खान साहब को पता है कि वो पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ के गए हैं, और अगर हम ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि इमरान खान साहब का जो मकर है, जो फरेब है, उसकी हकीकत क्या है। और इसका सबसे ताज़ा सबूत यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी अपनी हुकूमत के तहत जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें 30% से ज्यादा वो नशिस्तें नहीं जीत सके। मगर ऐसे आप जो फैसले कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उम्मीदवारों ने जीती है। मगर आप आर्टिफिशियल फैसले कर रहे हैं, जो फैसले करने हैं वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से IMF आपसे राजी नहीं हो रहा है। 225 का इंटरबैंक में डॉलर है, 250 का ओपन मार्केट में है, इसलिए हमारी रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं, बरामदात भी गिर रही हैं। बांग्लादेश की नहीं गिर रही हैं, बरामदात बांग्लादेश ने 5 अरब डॉलर से ऊपर बरामदात की, उनकी रेमिटेंसेस भी बढ़ी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि जब हम हुकूमत में आए तो इन सब लोगों ने, PTI वालों ने एक फजा बनाई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, और अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बचाया। अब भी ये सूरत थी कि हमने 1 अरब डॉलर की पेमेंट करनी थी, और उसके गिर्द भी उससे पहले ये एक माहौल बना दिया गया था कि हुकूमत ये पेमेंट नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हमने वो पेमेंट की, और ये जो थोड़ा सा आपको एक मार्केट के ऊपर दबाव नजर आता है, वो इसलिए है कि हमने एक बहुत बड़ी खतीर पेमेंट 1 अरब डॉलर की है, और हम इस असर से जल्दी निकल जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगी चीजें, क्योंकि फौरी तौर पे हमारा पहले ज़र मुबादला बहुत एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर था, और हमने 1 अरब डॉलर मगर ऐसी बात है, उसके लिए आपको IMF को मनाना पड़ेगा, और IMF को मनाने के लिए उसकी सख्त शराइत माननी पड़ेगी। खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं मानता तो फिर डिफॉल्ट का खतरा है, जेन्युइन डिफॉल्ट का खतरा है। देखिए, अभी इस मौके पे मैं आपको अर्ज करूं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं, इसलिए कि अगली जो पाकिस्तान की मेजर कमर्शियल पेमेंट है वो मार्च 2024 के अंदर है, और इससे पहले हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर कारबंद हैं, और IMF के साथ जो हमारा मुआहदा जो पिछली हुकूमत करके गई थी उसकी शराइत को भी हम पूरा कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, वजीर खजाना भी कह चुके हैं, और मैं भी इस बात का यादा कर रहा हूं कि न सिर्फ ये कि जो IMF का प्रोग्राम है उसे हम कंप्लीट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जो भी मुल्क के मुफाद में फैसले हमने पहले भी किए हैं, आइंदा भी करेंगे, और लोगों को उसके बारे में आगाह रखेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुल्क के मफाद में क्यों कर रहे हैं। तो फिर उस सूरत में विरसा है जिसको आज हम समेट रहे हैं। उस सूरत में आज तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम स्पीकर के पास खुद जाकर भी अब अपने इस्तीफों की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं। सूबों का तो आपने कह दिया कि हम करा देंगे, तो अब वफाक में भी जो कौमी असम्बली है उसके इस्तीफे आपको कबूल करने पड़ेंगे। कैसे डिले करेंगे इलेक्शन? कौमी असम्बली की भी कोई 125 सीटों पर इलेक्शन हो रहा होगा। देखिए, ये तो स्पीकर की सवाबदीद है कि जब वो मुतमईन होंगे
और वो वाकई समझते हैं कि कोई मुस्ताफ़ी हो रहा है तो ज़रूर मुस्ताफ़ी हों, बड़े शौक से मुस्ताफ़ी हों। अभी तक तो एक तरफ उन्होंने इस्तीफ़े भी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी मुकीम है और मरात भी वसूल कर रहे हैं। तो ये इनकी दो अमली है। और अभी तक तो वो सूबाई हुकूमतों को इमरान खान साहब अपने लिए एक शील्ड बनाया हुआ है कि मैं गिरफ्तारी से, किसी मुमकिन गिरफ्तारी से बच जाऊं। जब कभी खतरा होता है तो फौरन पेशावर या लाहौर भाग जाते हैं। और अगर वो हुकूमतें तहलील करेंगे तो एक लिहाज से तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी कि जो उन्होंने सूबाई हुकूमतों को शील्ड बनाया हुआ है कि वो किसी कानून की गिरफ्त से बच सकें, तो अगर कानून उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहेगा तो यकीनन ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए होगा क्योंकि उन्हें एतमाद है कि वो सूबों में इलेक्शन जीत जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो उसकी सवाबदीद है, ज़ाहिर स्पीकर ने वही करना है जो पीडीएम की जमातों ने उन्हें कहना है। तो आप लोगों का मुत्तफिका फैसला है क्या ये इस्तीफे कबूल करने या नहीं करने? देखिए, वो इमरान खान साहब की गलतफहमी है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने आपको अभी हाल ही की मिसाल दी, आज़ाद कश्मीर में उनकी अपनी हुकूमत है, 30% से ज़्यादा सीटें वो नहीं ले सके, 70% उनके मुखालफिन जीते हैं। और इसी तरह जब मैदान सजेगा तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में शिकस्त होगी। आम इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े फर्क होते हैं, लेकिन ये मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना चाह रहे हैं। खुद इमरान खान साहब का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा। ये तो पाकिस्तान को नए तनाज़ात में फेंकना चाहते हैं कि अगला जनरल इलेक्शन भी होने से पहले वफाक में मुतनाज़ हो जाए और पाकिस्तान नए झगड़ों में पड़ जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान के जो फॉरेन डोनर्स हैं उन्होंने इनको एक जरिया बनाया हुआ है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद की कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तान छोड़ के चला गया है इन 10 महीनों में। और उसके बाद और उसमें से 2 लाख वो है जो डॉक्टर और इंजीनियर है और आईटी एक्सपर्ट है। अगर 2-3 साल मुल्क में यही हालात रहे तो पाकिस्तान में तो मुकम्मल ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। मगर हुकूमत में होते हुए जब फवाद चौधरी से सवाल होता था कि 1 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, तो वो कहते थे कि 16.5 लाख पाकिस्तानी तो हमारे दौर में नौकरियों के लिए बाहर चले गए। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। जुल्फी बुखारी बताते थे कि 18 महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख पाकिस्तानी बाहर नौकरियों के लिए भेजे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियाँ बाहर मुल्कों में लोग भेजे हैं। 9,70,000 बंदा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। मगर 2018 से पहले इमरान खान दावे करते थे कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि लोग बाहर से पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों के बाहर लाइनें लगी होंगी वीज़ा लेने के लिए। बाहर से गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। इंशाल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बसीज दुनिया में होंगी, लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद जिक्र होगा कि इमरान खान को एक केस से शदीद खतरा हो सकता है। वो क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के गिर्द चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा है। एक के बाद एक केस में इमरान खान से जवाब तलबी हो रही है। अदालतें नोटिस भेज रही हैं। इमरान खान की नाअहली का खतरा बढ़ता जा रहा है और ख़ुद इमरान खान भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। तोशाखाना रेफरेंस में आज फैसला आ गया है कि 9 जनवरी से इमरान खान को फौजदारी दफात के तहत बाकायदा ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान की नाअहली का एक केस लगा हुआ है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी मुबैना बेटी टीरियन वाइट को अपने बच्चों में जाहिर नहीं किया, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ये केस सुन रहे हैं और इमरान खान को 20 दिसंबर के लिए प्री एडमिशन नोटिस भी जारी कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये 2 केसेस नहीं हैं जिनकी वजह से इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई महीनों से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ज़ेर समाअत है और अभी ये फैसला होना बाकी है कि इमरान खान ने 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी या नहीं। ताहम अभी तक की समाअतों में बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि इमरान खान को इस केस में कोई बड़ा खतरा हो सकता है, मगर ये बात ज़रूर अहम है कि इनमें से किसी भी केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आने की सूरत में इमरान खान का अपना सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है और वो अगले इलेक्शन के लिए नाअहल भी हो सकते हैं और सियासी सूरत हाल में मज़ीद अदम इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन इन तमाम केसेस में सबसे ज़्यादा परेशानी इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में हो सकती है। यह स्कैंडल पहले ही इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर चुका है। इसी स्कैंडल की वजह से इमरान खान कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से नाअहल भी हो चुके हैं और अब ताज़ा तरीन ख़तरा यह है कि आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ 9 जनवरी से बाकायदा फौजदारी मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि बादिउन नज़र में इमरान खान ने अपने असासों से मुतालिक जो डिक्लेरेशन जमा कराया है उसमें तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ शामिल नहीं हैं, इसलिए बज़ाहिर उनका अपने असासों से मुतालिक जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान ने तहाइफ की तफसीलात जाहिर ना करके अपने मटीरियल एसेट्स छुपाए हैं। उन्होंने फॉर्म बी के कॉलम 3 में दरकार तहाइफ की तफसीलात भी फराहम नहीं की हैं। साथ ही अपनी सेल प्रोसीड से मुतालिक बैंक अकाउंट्स और कैश की वो तफसीलात भी मुंसलिक नहीं की हैं जो फॉर्म बी में दरकार होती हैं। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर अदालत ने करार दिया है कि बज़ाहिर इमरान खान पर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 174 लागू होता है, लिहाजा ये शिकायत बाकायदा ट्रायल के लिए मंजूर की जाती है और इमरान खान को 9 जनवरी के लिए समन किया जाता है। अब सूरत हाल ये बन गई है कि 9 जनवरी से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और अगर ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सेशन जज इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हैं तो इमरान खान को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है और फिर सज़ा याफ्ता होने की सूरत में इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। मगर ट्रायल कोर्ट का फैसला अपने खिलाफ आने की सूरत में भी इमरान खान के पास अपील के 2 मौके दस्तयाब होंगे। इमरान खान पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का हक रखते हैं, जबकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मगर अभी तक उन्हें कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला है। बहरहाल ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में खुद इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार है और यह दरख्वास्त अपने उस फैसले के फॉलोअप के तौर पर दायर की गई थी जिसमें इमरान खान को अपने असासे छुपाने के इल्ज़ाम में करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुत्तफ़िका फैसले में लिखा था कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भेजे गए रिकॉर्ड और इमरान खान के बैंक स्टेटमेंट से हम इस राय पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान ने तहाइफ की तफसीलात अपने असासों और वाजबात से मुतालिक साल 2018-19 के स्टेटमेंट में जाहिर ना करके जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए हैं। इमरान खान ने उन तहाइफ की तफसीलात भी नहीं दी हैं जो फॉर्म बी के कॉलम 3 के तहत ज़रूरी हैं और जो मुबैना तौर पर रकम इमरान खान के अकाउंट में आई है वो उन तहाइफ की वैल्यू से हम आहंगी नहीं रखती। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने अपने जवाब में जो बयान दिया है वो मुबहम और टाल मटोल वाला है और उसमें कहा गया है कि माली साल 2019-20 में जो तहाइफ उन्होंने खरीदे फिर वो तहाइफ उन्होंने दूसरों को तोहफों की सूरत में दे दिए, लेकिन इस हवाले से इमरान खान ने फॉर्म बी में कोई वजाहत नहीं दी है और ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए हैं और अपने असासों और वाजबात से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा कराया है। फैसले के मुताबिक जैसा कि इमरान खान ने झूठे और गलत दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं तो इसलिए वो इलेक्शन एक्ट की शेख 167 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के भी मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट की शेख 192 के तहत फॉलो अप एक्शन भी लिया जाए। अपने इस फैसले की बुनियाद पर फॉलो अप एक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट से रुजू किया था और 22 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने सेशन कोर्ट में बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और फिर 12 दिसंबर को सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया था और आज अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है और तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल के आगाज़ के लिए 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है और ख़ुद इमरान खान को भी समन किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। और साहब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फैसले की तफसीलात आपने देखी? सेशन कोर्ट में इन्हें बाकायदा इस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। ये बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन की जहर है, उनको फैसले को तस्लीम कर लिया उन्होंने। अब इसके बाद जब पूरी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, दलाइल होने के बाद तो मुतल्लिका सेशन जज जो है वो इमरान खान साहब को इसी सेक्शन को जो मैंने हवाले दिए हैं 174 के तहत और इसके साथ 190 के तहत 185 के तहत इनको वो 3 साल की सजा देने का मजाज है। इख्तियारात हैं सेशन जज के पास। अगर इमरान खान जो है अपने हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में पाए गए और तमाम दलाइल जो है मुकम्मल हो गए और वो अपनी सफाई में कुछ भी ना कह सके तो फिर सेशन जज उनको 3 साल की सज़ा दे सकता है और 3 साल की सज़ा मिलने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी सेक्शन 232 के तहत इमरान खान साहब हो या कोई शख्स भी हो उनको वो
5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। ये पहले सेशन जज का फैसला आएगा 3 साल की सजा का, या साथ ये भी लिखा है कि 3 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना भी अदा कर सकता है, यानी नाफिज कर सकते हैं सेशन जज साहब। अब अगर 1000 रुपये भी जुर्माना हो जाए तो फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्शन 232 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है। ये बाकायदा कानून में लिखा, हम ज़बानी बात तो नहीं कर रहे। मगर साहब इतनी बड़ी सज़ा की क्या बुनियाद हो सकती है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी घड़ी थी, तोशा खाना से ली थी, मैंने बेच दी। इखलाकी तौर पर तो सवाल उठता है ये गैर कानूनी कैसे है कि इतनी बड़ी सज़ा हो जाए उन्हें? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और ये तोशा खान के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम इदारों से रिपोर्ट मंगाई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट, और तमाम रिपोर्ट के बाद मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बदअनवानी के मुर्तकब करार दिए गए हैं सेक्शन 137 और 167 के तहत। तो ये सारे मामला आपके सेशन जज के सामने हैं और सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो वकला हैं या उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके तमाम दलाइल सुनने के बाद इसकी समाअत मंजूर कर ली। अब ये केस ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेगा क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई का बाकायदा सेशन कोर्ट में है। और एक बात इसमें बड़ी अहम बात ये कही जाती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई आम इदारा नहीं है, उनके इख्तियारात, उनका स्टेटस जो वो हाई कोर्ट के बराबर है। अब सेशन जो तो उनको नीचे है, उन्हें एक हाई कोर्ट जैसा इदारा वो उनको केस भेजता है और उसके साथ निगरानी करने के भी इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। इसी तरह सेक्शन 191 के तहत वो रिपोर्ट मंगवा सकते हैं हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कि क्या इसकी कार्रवाई हुई है। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ये फैसला हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है और इसका फैसला आने के बाद जो है फिर इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा और उस फैसले के खिलाफ फिर ये इमरान खान साहब जो हैं अगर इनके खिलाफ फैसला जाता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमने आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए तहरीक इंसाफ को भी दावत दी मगर कोई नहीं आया। एक और अहम खबर है, उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उस वक्त हुकूमत को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में दोस्त हुकूमत होगी और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों और बदमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के कुछ अरसे बाद से ही सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। चंद माह से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के बाद पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर अफगान फोर्सेज की जानिब से शहरी आबादियों पर फायरिंग के 2 वाक़यात सामने आ चुके हैं। आज बलूचिस्तान के शहर चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज की जानिब से शहरी आबादी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 1 शहरी शहीद जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को चमन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि चमन और कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मगर मगरिब के बाद दोबारा फायरिंग की गई और सूरत हाल अभी भी कशीदा है। इस हवाले से बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि हम पड़ोस ममालिक के साथ दोस्ताना पॉलिसी रखने पर यकीन रखते हैं लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी का यह दूसरा वाक़या है। इससे 4 दिन पहले इतवार को अफगान सरहदी फोर्सेज ने भारी असलहे से चमन में आम शहरियों को निशाना बनाया जिसमें 7 अफराद शहीद और 17 जख्मी हो गए थे। वाक़े पर एहतजाज करते हुए पाकिस्तान की जानिब से सरहद कुछ घंटों के लिए बंद कर दी गई थी जिसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान की तरफ से मुआज़रत और यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा ये वाक़या नहीं होगा। हमारा नुकसान हुआ है, हमारे सिविलियंस का नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं और उन्होंने सिविलियंस पे फायर किया है। ये वाक़या एक ऐसे गांव में हुआ है जो दोनों तरफ है। वो आधा गांव जो है वो बॉर्डर के उस तरफ है, आधा गांव जो है वो हमारी तरफ है। तो खात्मा बिल खैर इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हमारा कसूर है, हम माजरत करते हैं और आइंदा ये वाक़या जो है नहीं होंगे। फिलहाल ये मामला जो है बखूबी जो है वो सेटल हो गया है, नुकसान हुआ है। अनप्रोवोक्ड अटैक उन्होंने किया है लेकिन उन्होंने एक अपॉलॉजी की है और ये मामला जो है वो वहाँ पे तय पा गया है। लेकिन खुद वज़ीर दिफा के इस ऐलान के 3 दिन बाद चमन में ही दोबारा सरहद पार से इश्तियाल अंगेज़ी और आम शहरियों को टारगेट करने का वाक़या पेश आ गया है। जबकि इससे पहले गुज़िश्ता महीने नवंबर में भी चमन में पाक अफगान बाबे दोस्ती पर अफगानिस्तान से एक असलहा बरदार शख्स की पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें एक फ़ौजी शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। इसके बाद बाबे दोस्ती गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था लेकिन फिर पाकिस्तानी हुक्काम और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद इसे 1 हफ्ते बाद दोबारा 22 नवंबर को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया था। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में
पाकिस्तानी सिफारत खाने पर भी हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। इस वाक़े के बारे में अफगान हुकूमत ने कहा था कि ये दाइश के एक गिरोह की जानिब से किया गया है, जिसका मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा करना है। इसके अलावा रियासत पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगान हुकूमत कलदम तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकने में मदद करेगी। इस हवाले से अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ऐलान भी किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान को इस हवाले से अमन की ज़्यादा उम्मीदें इसलिए भी थी क्योंकि पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने के अलावा तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद उसको मुआशी सपोर्ट भी फराहम की और उसके साथ साथ तिजारत को फ़रोग़ देने की कोशिश भी की। इसके अलावा अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर दुनिया में आवाज़ भी उठाई। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के चंद माह बाद पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान कैदियों की रिहाई के बदले सीज़ फायर मुआहदा तय हुआ था, जो सिर्फ 1 माह तक जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया था। और इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी देखने में आए, जहां सरहद पार से फायरिंग करके बाड़ लगाने के अमल में रुकावट डालने की कोशिश की जाती रही। इसके बाद एक बार फिर अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान रवा साल जून में सीज़ फायर मुआहदे में किरदार अदा किया, लेकिन इस बार भी सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा गया और फिर 5.5 माह बाद गुज़िश्ता माह यह सीज़ फायर मुआहदा भी ख़त्म हो गया और कोयटा में पुलिस ट्रक पर एक हमला कर दिया गया। इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इजाफा देखने में आया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, आप उन सहाफ़ियों में से थे जो सालों से कह रहे थे कि इस किस्म की तवक्कात ना रखी जाएं, ये ना समझा जाए कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं या फिर कोई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे नताइज इस सारे मामले के निकलेंगे। अब पाकिस्तानी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके हमले एक तरफ, ये बॉर्डर फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं। 3 हफ्ते पहले हमारे वज़ीर दिफा ने बताया कि उन्होंने कहा आइंदा नहीं होगा, ये 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा हो गया। क्या हो रहा है? ये एक तो बहुत बड़ा मसला ख़ुद TTP का है और पाकिस्तानी हुकाम उस पर नाराज़ हैं और ज़ाहिरी बात है एक मफरूज़ा गढ़ा गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर सियासत में और सहाफ़त में जो उनके मोहरे थे वो मज़हबी जमातों की शक्ल में थे, वो दिफाई तज्ज़िया नकारों की शक्ल में थे, वो दाएँ बाज़ों के दानश्वरों की शक्ल में थे। वो उस एक गैर हकीकी बयानिए को फ़रोग़ देते रहे। अब जब एक तरफ तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आ गई तो पता चला कि अशरफ गनी की जेलों से भी 4-5 हज़ार TTP के लोग छूट गए। फिर इसी तरह यहाँ से भी बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स के वहाँ चले गए। तो इस वक्त TTP वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। ना माजी सिर्फ माजी में था तो पाकिस्तान को ये शिकायत है, जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि जी बस वो उनको काद से पकड़ के पाकिस्तान के हवाला कर देंगे, तो उसकी बुनियाद पे तो एक टेंशन चल रहा है दोनों तरफ से। और फिर ये बॉर्डर पे इस तरह के वाक़यात इसलिए भी होते हैं कि एक तो ये बाड़ जो लगाई गई है तो बाज़ इसमें ऐसे जगह हैं कि वो पूरी एग्जैक्ट सरहद पे नहीं लगाए गए हैं, बल्कि मसलन हो सकता है कि पाकिस्तान का एरिया वो 1 किलोमीटर आगे हो, लेकिन बाढ़ के लिए पीछे 1 किलोमीटर का एरिया उसको मुनासिब समझा गया है। तो कुछ उसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। और फिर सबसे जो बड़ा मसला है वो तोरखम और बिलखसूस चमन बॉर्डर पे वो लोगों की आमद व रफ्त का है, वो स्मगलिंग का है। उसमें इस तरफ के लोग भी मुलविस हैं, उसमें उस तरफ के लोग भी मुलविस हैं। और जब रोज़ाना अगर आप जाएं तो वहाँ वीज़ों के लिए या वीज़ों के बग़ैर मसलन चमन बॉर्डर पे वो ईज़मेंट राइट्स हासिल हैं कुछ लोगों के कि वो सिर्फ बग़ैर वीज़े के उस पे आ जा सकते हैं। तो ये स्मगलिंग के और इस तरह की चीज़ें मिल के क्योंकि दोनों तरफ उससे वो होती है तो अमूमन वो भी गलत फहमियों का वो बन जाता है और लोकल सतह पे किसी एक तरफ से या दूसरी तरफ से पहल हो जाती है और फिर नतीजा जो है वो इतने बड़े तसादुम की सूरत में निकलता है। तो साफ़ी साहब, 3 दिन पहले यकीन दहानी कराई गई, उसके बावजूद ये वाक़या होना, क्या जो खुद अपनी हुकूमत पर रिट नहीं है तालिबान की, या क्या वजह है इसकी?
देखिए, एक तो पाकिस्तान में भी अलमा ये है कि वज़ीर ख़ारजा हो या वज़ीर दिफा हो या इस तरह के लोग हों, इनको अफ़गानिस्तान से न दिलचस्पी है और न अफ़गानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को इनको अदराक है। आपने देखा होगा हर एक को शौक़ होता है अमेरिका के दौरे का, बरतानिया के दौरे का, अरब ममालिक का, लेकिन काबुल जाने की सिर्फ या तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग डील करते हैं या सादिक खान साहब शब रोज़ डील करते हैं या अभी हिना रब्बानी कर साहब उधर वो गई हैं। अब जो तालिबान की हुकूमत है, एक तो ये है कि उनकी पाकिस्तान पे मोहताजी के लिए मोहताजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर वो किसी के मोहताज है तो वो अमेरिका के हैं, क्योंकि और अमेरिका की कोई मोहताजी नहीं रही। अमेरिका के ड्रोन फ़िज़ाओं में हैं, डीलिस्टिंग उनके हाथ में है, उनकी रिकग्निशन उनके हाथ में है। इसी तरह कुछ तालिबान जो है वो ईरान के ज़ेर असर हैं, कोई किसी और मुल्क के ज़ेर असर हैं। फिर उनके अंदर भी दो तरह की सोच पाई जाती है। फिर ये जो बार बार जिसकी तरफ आपने, एक तो हम ये इल्तिजाएँ करते रहे कि इन दोनों को अलग ना समझा जाए, लेकिन दूसरी इल्तिजा आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी कि जब इमरान खान साहब और उनके साथी और मजहबी जमातें उस वक़्त जश्न मना रही थी तो हम कह रहे थे कि जश्न ना मनाएं। उसकी वजह ये थी, फिर हमारे जब DGISI गए वहाँ पे तस्वीर बनाई तो वो लोग अपने अवाम में और अपनी सफ़ों में डिफेंसिव पे आ जाते हैं और अपनी खुद मुख्तारी साबित करने के लिए, और ये कि हम किसी मुल्क के ग़ुलाम नहीं है, ये हमने मुजाहिदीन की सूरत में भी देखा था, करज़ई की सूरत में भी देखा था और अब तालिबान की सूरत में भी हम देख रहे हैं कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते और अब लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के ग़ुलाम नहीं है। और उनमें भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो दुनिया ये इल्ज़ाम लगाती रही कि पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुल्ला बिरादर को लंबे अरसे तक हमने अपनी जेल में रखा था। उनके मुल्ला उबैदुल्लाह खुन वज़ीर दिफा हमारे यहाँ जेल में वफ़ात पा गए, उनके उस्ताद यासिर एक और वज़ीर थे। तो ये चीज़ें भी उधर लव एंड हेट मामला है पाकिस्तान के बारे में। बहुत शुक्रिया साबिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।